नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चीन में तबाही मचाने वाले कोविड के नए वेरिएंट BF.7 की भारत में दस्तक हो चुकी है। दुनिया भर में कोविड के लौटने पर भारत सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तमाम एजेंसियों और राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। कोरोना वायरस अभी तक कई बार म्यूटेट बदल चुका है। हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा है। चीन में कोरोना के नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन BF.7 है, जिसका असली वैज्ञानिक नाम BA.5.2.1.7 है और ये ओमिक्रॉन BA.5 का सब वेरिएंट है। क्या है ये नया वेरिएंट, कितना खतरनाक है, कैसे बचे, क्या हो उपाय, तमाम मुद्दों पर बात के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जिनसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे सबसे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूं। डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अलवर के हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले समीर भाटी साहब, आपके पास आते हुए, सर क्या है ये नया वेरिएंट, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? क्योंकि लोगों में डर है, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इस वेरिएंट से कितना नुकसान पहुंच सकता है। भारत के अंदर देखा ही था ओमिक्रॉन जिस तरह जब शुरू हुआ था इस साल के बिगनिंग के अंदर, तो उस समय इंडिया में और इंडिया के बाद अन्य देशों में भी देखें ग्लोबली, तो BA.5 और BA.4 जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट थे, वो सबसे ज्यादा, मतलब उनकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ था, संक्रमण हुआ था। उसी का फिर ये एक सब वेरिएंट है BF.7। तो जो हमने BA.5 और BA.4 में देखा था कि उनमें संक्रमण रेट ज्यादा था, ट्रांसमिशन ज्यादा था। एक उनमें था कि इम्यून एस्केप था, मतलब वैक्सीन उनके अंदर कम एफिकेसी, उनके ऊपर असर था, वो कंपैरेटिवली कम था और वो घातक नहीं थे बहुत ज्यादा, है ना। तो इसलिए हमने देखा कि थर्ड वेव में हमें उस तरह से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसी का ये सब लीनिएज एक आया है, BA.5 का ही एक प्रकार है, उसी का एक नया स्वरूप है BF.7। पर BF.7 भारत में पहले भी देखा गया है, बट उससे कोई बहुत हमने इस तरह से नहीं देखा कि उससे कोई अधिक संक्रमण बढ़ा था, या फिर उससे हमने कुछ इस तरह के नहीं देखे कि उससे कुछ इस तरह की कैजुअलिटी या कोई बहुत ज्यादा केसेस देखे गए, या कोई अलग तरह का उसमें लक्षण या सिम्टम देखा गया। चाइना का एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो है। चाइना और भारत का फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इस वेरिएंट का अगर खाली आप BF.7 की बात करें तो ये उतना घातक नहीं है, माइल्ड वेरिएंट है। माइल्ड वेरिएंट है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, आप क्या कहेंगे BF.7 को लेकर? क्योंकि चीन में ये बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, नया वेरिएंट है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, अलग तरीके से इसे देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस वायरस पर? ये डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। आपके द्वारा जागरूकता किया जाना बहुत अच्छी बात है, सर्वेलेंस किया जाना बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से जीनोमिक मैपिंग करना या जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना, वो एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी चिंता करना ये ठीक नहीं है, और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना से अपन अगर कंपेयर करें तो अपने हिंदुस्तान में नेचुरल इन्फेक्शन की, वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी है, वहाँ नहीं है उसके कंपेरिजन में। और यहाँ ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। अपन कोशिश ये करें कि बूस्टर जो डोज के लिए मोटिवेट करें, वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें, सर्वेलेंस के लिए मोटिवेट करें, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते रहें और वॉचफुल रहें। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी पैनिक सिचुएशन अपन नहीं कह सकते आज के। और रही ये कि हिंदुस्तान में हाइब्रिड इम्यूनिटी है वैक्सीनेशन की, और प्लस नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है, उस वजह से माइल्ड केसेस ही होने की चांसेस है, ऐसा नहीं होगा कि सीवियरिटी हो। ऑलरेडी ये जो वेरिएंट बता रहे हैं BF.7, ऑलरेडी पता चला कुछ केसेस, 4 केसेस रिपोर्ट हुए, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो केसेस ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं, तो इतने महीनों में अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी इसकी
पहले के कंपैरिजन में 3 गुना है। जैसे एक पेशेंट जो है वो करीब 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, पुराने जो वेरिएंट थे वो 5 जनों को कर पाते थे। तो वो बिल्कुल कहना ठीक है, इसलिए अपन को वॉचफुल रहें, सिम्टम्स को वॉच करें, टेस्ट करवाएं और जहां तक वो सर्विलेंस रखें, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखते हुए रखें। बाकी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा। बिल्कुल। और देखिए सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया सर कि ये वायरस और भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, एक साथ 16 से 18 लोगों को ये ग्रसित कर सकता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि लोग इसे लेकर और भी ज्यादा सावधान रहे और नियमों की भी पालना करें। जीसी खिलनानी जो कि चेयरमैन है PSRI के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है जीसी साहब आपका भी। सर क्या कहेंगे आप इस वायरस को लेकर, क्योंकि अभी हमारी लोकेंद्र शर्मा जी से भी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ये वायरस और भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है, एक साथ 16 से 18 लोगों को ये संक्रमित कर सकता है, तो लोग कैसे खुद का बचाव करें? एक तो सबसे मैं बात कहना चाहूंगा कि किसी तरह के भी पैनिक की जरूरत नहीं है जी। वजह ये है कि ओमिक्रॉन वायरस पहले भी था, जनवरी के महीने से भी आया था, और ये ओमिक्रॉन वायरस उसी का एक सब वेरिएंट है। चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में, वहाँ बहुत बड़ा है। वहाँ जो वायरस इन्फेक्शन के वो अलग कारण है जी। चाइना की बात करें तो वहाँ पर एक तो वैक्सीनेशन बहुत कम है, स्पेशली एल्डरली में। दूसरा ये कि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी में रेस्ट्रिक्शन इतने टाइट कर दिए थे कि वहाँ पर लोगों को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था। अब भारत की हम बात करें तो भारत के जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत हाई था। ऑलमोस्ट हम सबको कम से कम एक बार वो जो है कोविड इन्फेक्शन हो चुका है जी। और 95% से ज्यादा लोगों को कंप्लीट 2 वैक्सीनेशन लग चुके हैं। तो इसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है जो इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन और उसके साथ और वैक्सीनेशन के साथ जो इम्यूनिटी होती है वो हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है। वो सबसे ज्यादा कारगर या स्ट्रांग मानी जाती है और लॉन्ग लास्टिंग मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसका ज्यादा जो प्रोटेक्शन होता है वो सिवियरिटी से होता है। इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो सिवियर नहीं होगा। सिर्फ जो एल्डरली लोग हैं, जो 70-80 साल से बड़े हैं, या कोई कैंसर के पेशेंट हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको रिस्क रहता है। बाकी जो यंग लोग हैं उनको कोई विशेष रिस्क नहीं होता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक सवाल है इसी को लेकर, क्योंकि आप वैक्सीनेशन की बात कह रहे हैं, तो एक अफवाह ये भी है कि ये जो नया वेरिएंट है कोविड का, वो वैक्सीनेशन को भी मात दे रहा है, वैक्सीन उस पर असर नहीं कर रहा है। क्या ये सच्चाई है? हाँ यही मैडम, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो कोई भी वैक्सीनेशन जो है ना, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, या mRNA वैक्सीन हो, फाइजर वैक्सीन हो, ये ज्यादातर वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है, जो प्रभाव होता है, वो सिवियरिटी कम करने में ज्यादा होता है, इन्फेक्शन रेट कम करने में कम होता है। हालांकि इन्फेक्शन रेट कम हो जाते हैं। तो ये जो धारणा आई है कि जो नया वेरिएंट आया है इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं वैक्सीन के बाद भी, इसमें वैक्सीन की इनएफिशिएंसी नहीं है। लेकिन फायदा ये होगा कि अगर इन्फेक्शन होगा तो भी उसका कम होगा, सिवियरिटी कम होगी, आईसीयू और डेथ की, ऑक्सीजन के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो समझनी है कि हमारे भारत में पहला और दूसरा डोज तो बहुत लोगों को लग चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन 90% है। लेकिन थर्ड डोज में थोड़ी कोताही आ गई क्योंकि कोविड का प्रकोप कम हो गया था। तो इस वजह से कई लोगों ने थर्ड डोज नहीं लगवाया। और मेरी आपसे, आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज जल्दी से जल्दी अपना थर्ड डोज लगवाएं। सरकार मुफ्त में देती है, उसी से आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा, इन्फेक्शन से भी और सिवियरिटी से। पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और जल्द से जल्द जिन्होंने थर्ड डोज वैक्सीनेशन के नहीं कराए हैं पूरे, वो इस डोज को पूरा करा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन इस वायरस से लड़ने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर समीर भाटी आपके पास आते हुए, क्योंकि लोग अब ये जानना चाहते रहे कि उपाय क्या है, क्या करें, ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में। इससे पहले जो कोविड के अलग तरीके के म्यूटेंट देखने को मिले, इसमें लगातार ये बातें उठती रही कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। तो क्या इस म्यूटेंट से लड़ने के लिए भी यही करना है लोगों को? कौन कौन से उपाय हैं? बिल्कुल बिल्कुल
देखिए, जिस तरह से हम हमेशा बात कर रहे हैं कि हम जितना प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, हमारे लिए बेहतर है। पैनिक नहीं करना, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए, मास्क पहनने की अपील हम बार बार क्यों कर रहे हैं। मास्क आपको कोविड से तो बचाएगा। इसके अलावा अन्य जो और भी सर्कुलेटिंग वायरस है, H1N1 है, पोल्यूशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अलावा कईयों को थ्रोट इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, गले में जो हमेशा लोगों को रहती है प्रॉब्लम, इस तरह की और भी कई इन्फेक्शन है। इनसे आपको वायरस बचाएगा, आपको ये मास्क बचाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरी सावधानी रखने की जरूरत है कि कई बार आप क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, क्लोज क्राउडेड प्लेस है, तो वहां पर आप मास्क का इस्तेमाल करिए। आप रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो पे, जहां पे लार्ज गैदरिंग हो रही है, मॉल में जा रहे हैं, वहां पर आप मास्क पहनिए। अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहां आप मास्क पहनिए। ट्रैवल कर रहे हैं आप, उस दौरान मास्क पहनिए। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हाई रिस्क लोग, जिनको कोई अन्य पहले से बीमारी है, चाहे वो हृदय से संबंधित बीमारी है, कोई लंग डिजीज है, जो ओल्डर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रांसप्लांट वाले कई लोग हैं, और भी कई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, कीमोथेरेपी पे चल रहे। इन लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा बूस्टर डोज की जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं, इसमें जो आपके हाई रिस्क वाले हैं उनको तो इमीडिएटली बूस्टर अपनी ले लेनी चाहिए, उन्होंने नहीं ली है। ट्रैवल करते टाइम भी आप पूरी सावधानियां बरतें, और आगे जिस तरह से अभी न्यू ईयर और क्रिसमस का समय आ रहा है, तो इस समय आप इन सब सावधानियों का पालन जरूर करें। बिल्कुल, तो तमाम सावधानियां आपने बताई, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहले लोगों को करने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो सबसे पहले वो जाकर ले ले। सरकार की ओर से इसे फ्री में लगवाया जा रहा है ताकि लोग कोविड से खुद को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर लोकेंद्र जी, आपके पास आते हुए, कैसे लोग बचाव करें, ये तो हमने इस पर चर्चा कर ली है, लेकिन सवाल ये भी है कि असर कैसा देखने को मिलेगा। ये BF.7 जो नया म्यूटेंट है, क्योंकि इससे पहले जो कोरोना वायरस थे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पर असर छोड़ रहे थे, पोस्ट कोविड इफेक्ट भी देखने को मिला, तो क्या सेम असर देखने को मिलेगा या अलग तरीके से ये हार्म कर सकता है लोगों को? अगर अपन पुराने एक्सपीरियंस को लेते हुए देखें तो डेफिनेटली ये जो वायरस है इतना ज्यादा अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि चाइना की सिचुएशन अलग है। क्योंकि वहाँ चाइना में जो हिंदुस्तान में हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो नहीं है वहाँ पे, और काफी उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो किया उसकी वजह से एकदम स्प्रेड हो रहा है। और यहाँ जो स्प्रेड होने की, इस वायरस की स्प्रेड होने की जो स्पीड है वो ज्यादा है काफी। इन्हीं कंडीशन से है, लेकिन अपन को पैनिक नहीं होना है। दूसरा, अपन को अगर री इन्फेक्शन होगा तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, हाइब्रिड इम्यूनिटी है तो अपन को वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, और सर्विलेंस को और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, इन चीजों पे ध्यान रखना है अपन को। और डेफिनेटली कोविड बिहेवियर जो डॉक्टर साहब ने बताया बहुत जरूरी है, कोविड बिहेवियर रखना है। और जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं या ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं उनके लिए बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। बाकी पैनिक सिचुएशन नहीं है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सेंसिटाइजेशन, सर्विलेंस और सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बार बार हम लोगों से यही कह भी रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 गाइडलाइंस को लेकर जो खास चीजें बताई गई हैं, जैसे मास्क का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है, और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहना है, इन तमाम चीजों को करते हुए आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर खिलनानी, आपके पास आते हुए, क्योंकि बार बार हम एक बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो म्यूटेंट है वो काफी तेजी से फैल रहा है। एक साथ अगर एक व्यक्ति में जाता है तो 18 और लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। तो क्या ये धीरे धीरे, ठीक है, हमारे साथ एक चेतना जोशी बूंदी से हमारे साथ जो हमारे शो को देख रही थी वो जुड़ी हुई हैं, अपना सवाल पूछेंगी क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चेतना जी, अपनी सवाल पूछिए आप। लग रहा है चेतना जी से डिस्कनेक्ट हो गया है। फिलहाल फिर से कॉल आएगा तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। खिलनानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये था कि क्योंकि हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि एक साथ 16 से 18 लोगों को ये म्यूटेंट संक्रमित कर सकता है, क्या ये धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा या जैसा पहले पर्सन पर रिएक्शन देखने को मिलेगा वैसा ही आखिरी पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा ये वायरस वीक नहीं होता है। वायरस का जो कैरेक्टर होता है वो हर म्यूटेंट का एक अलग कैरेक्टर होता है। किसी की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे ओमिक्रॉन वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और विरुलेंस जिसको कहते हैं, पोटेंशियल टू कॉज सीरियस डिजीज, वो अलग होती है।
तो जो भी बीमारी होती है उसमें जो वो एक नतीजा होता है कि वायरस कितना विरुलेंट है और आदमी की इम्यूनिटी कैसी है, इसके बैलेंस से सिवियरिटी होती है। तो मैं मानता हूं कि ये जो पर्टिकुलर जो वेरिएंट है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कहा गया कि आदमी हैंड सैनिटाइज। ठीक है सर, और भी ज्यादा जानकारी लूंगी आपसे। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं। जी ललित, अपना सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल डॉक्टर समीर सर से है। जी सर, जो आज का जो वायरल चल रहा है ये कहीं कोरोना का रूप तो नहीं है? वायरस आपका BF.7, तो ये कोरोना का ही आपका कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था जिसको हमने इस साल के शुरुआत में देखा था, उसी का एक ही स्वरूप है। इसके बारे में जितना हम लोगों को पता है कि इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, संक्रमित ज्यादा करता है, पर ये उतना घातक नहीं है। संक्रमण हो सकता है, किसी को पहले से कोविड हुआ है उसको इन्फेक्शन हो सकता है, दोबारा से वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होना और बीमारी होने में फर्क है, मतलब आपको छोटे मोटे लक्षण हो सकते हैं पर बीमारी गंभीर नहीं होती है इससे, जितना इस वेरिएंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो इस तरह से आपको चिंता या घबराने की बात नहीं है। हाँ, कोविड से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां आज जो हम बता रहे हैं वो सबको बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि ललित जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। खिलनानी साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि जो वायरस का और जो होस्ट का जो इंटरेक्शन होता है उसी से सिवियरिटी डिसाइड होती है और इन्फेक्शन रेट डिसाइड करता है। जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है या वैक्सीन की इम्यूनिटी है उससे इन्फेक्शन रेट कम होता है कुछ हद तक, वो बात सही है, लेकिन जो मेन बेनिफिट मैंने जैसा कहा कि सिवियरिटी कम करता है। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि भाई मैं तो 25 साल का रिस्ट पुष्ट आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे होगा तो हल्का सा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ और भी जुड़े हुए सूरत से, मोहम्मद शौकत अली। जी मोहम्मद साहब, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मैं सैलून में काम करता हूं और मैं किस तरीके से बचाव कर सकता हूं इससे? मैं सैलून का कारीगर हूं। बिल्कुल, ये अहम सवाल है और लगातार हम इसे लेकर दर्शकों को बता भी रहे हैं कि बचाव कैसे करें। जी समीर भाटी, इस पर जवाब दे दीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सलून में काम करते हुए जिस तरह से हमने पहले से जो चीजें बताई है कि एक तो आप सैनिटाइजेशन का ध्यान जरूर रखें, है ना। आप अच्छे से हाथों को सैनिटाइज करें और आपके पास जो आ रहे हैं उनको भी आप सैनिटाइज करने के लिए कह सकते हैं। बाकी आप जिसका भी कटिंग कर रहे हैं या जो भी, अगर उसको किसी तरह के सिम्टम्स हैं तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप मास्क जरूर पहन लें, क्योंकि आप वो मास्क नहीं लगा रहे पर आपको मास्क लगाना उस समय जरूरी होगा। तो इन सावधानियों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जरूर आ जाता है कि आपने अगर वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं लिया, आप अपना बूस्टर डोज भी जरूर लें। बिल्कुल, तो मोहम्मद जी, सबसे पहले अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो वो जरूर ले लें और पैनिक बिल्कुल ना हो। आप अपना काम करते रहिए क्योंकि काम भी जरूरी है और इसके साथ ही सावधानियां भी बरतते रहिए। लोकेंद्र शर्मा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि कई सारे सवाल तो लोगों के मन में है ही, एक और कॉलर हमारे साथ अरुण प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी, क्या कुछ सवाल हैं आपके, पूछिए। मैडम, जो कोरोना के पहली प्रिकॉशन है तो क्या गवर्नमेंट को अभी से मास्क की अनिवार्यता तो नहीं, लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता कि अभी से मास्क के लिए लोगों को समझाइश की जाए? मास्क तो लगाना ही आगे पीछे, मास्क लगाने में हर्ज क्या है? लेकिन जब तक गवर्नमेंट इस बारे में लोगों को सावचेत नहीं करेगी, अब डॉक्टर्स वगैरह जब तक लोगों को बोलेंगे लोग लगाएंगे नहीं। बिल्कुल अरुण जी, ये सवाल क्या एक तरीके से नसीहत ही है और आप, अच्छी बात है कि इस बात को सोच रहे हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइन अगर लागू करे तभी लोग मास्क पहनेंगे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि लोग ये समझें कि वो कैसे खुद की सुरक्षा करें, क्योंकि उन्हें खुद का और अपनों का, दोनों का ख्याल रखना है। लोकेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये था, क्योंकि अक्सर हम जब देखते हैं कि कोविड के जो केसेस हैं वो उसी दौरान बढ़ते हैं जब मौसम में बदलाव होता है। लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से पहले से ही पीड़ित होते हैं। कैसे पता चले, क्योंकि लोगों के मन में सवाल यही रहता है, कोविड को लेकर टेस्ट कराएं या ये नॉर्मल वायरल हो सकता है? इसके लिए जैसे कि पहले भी गाइडलाइंस में जिक्र किया हुआ है कि पेशेंट के सिम्टम अगर 2-3 दिन से ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, फीवर रहता है, एक्सटेंड करते हैं, तो टेस्ट कराएं। और जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं
टेस्ट कराने से पहले भी अपने आप को आइसोलेट कर दें, जिससे ज्यादा स्प्रेड नहीं हो। तो यही जो सावधानियां जरूरी हैं वो रखें, और जहां तक संभव हो बूस्टर डोज लगवाएं सब जने, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का ध्यान रखें। यही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इन सबको सावधानी, कोविड बिहेवियर का ध्यान रखते हुए सब चीजें की जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। उम्मीद है कि लोग इन बातों की पालना करेंगे और खुद को सुरक्षित भी रखेंगे। डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि आप वैक्सीनेशन एक्सपर्ट हैं, एक अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद लोगों में हार्ट अटैक की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या ये सच्चाई है या महज अफवाह? देखिए, इस तरह का हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इस तरह की कोई रिसर्च सामने नहीं आई है कि इसका आप, तो इसके ऊपर अभी आई थिंक मेरे पास किसी तरह का कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको आई थिंक इस तरह के र्यूमर्स में हम ना पड़ें। और जैसा हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि वैक्सीन की वजह से ही हमने थर्ड वेव के अंदर हमारे पास जो था पूरा ये बहुत माइल्ड रही थी वेव, और सेम एज जैसा हम चाइना के अंदर देख रहे हैं एग्जांपल, वहाँ लो वैक्सीनेशन रहा है। और इसके अलावा कोविड पॉलिसी, लोगों में लगातार डर भी है, लेकिन हम लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि लोग पैनिक ना हो। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ सुषमा जुड़ी हुई हैं। जी सुषमा जी, क्या कुछ सवाल आपके? जी जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर समीर भाटी जी से है कि सर जो डायबिटीज पेशेंट है उनको भी कोई प्रिकॉशंस वगैरह क्या है, आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायबिटीज कंट्रोल आपको रखनी है सबसे पहले तो, क्योंकि डायबिटीज का जैसा हम बता रहे हैं ना, थोड़ा वो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो अपनी डायबिटीज जरूर कंट्रोल रखें, अपनी दवाएं रेगुलर नियमित रूप से लेते रहें। इसके अलावा जो सावधानियां बता रहे हैं, सावधानियां उसके अंदर वही सेम रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ जाता है कि अगर आपने अपनी बूस्टर डोज नहीं लिए, अपनी बूस्टर डोज जरूर ले लें। वैक्सीनेशन का पूरा जो आपका कोर्स हुआ है 2 डोज के बाद, जो 3rd डोज है वो आप ले लें। इसके अलावा जैसे भी आप कहीं पर भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, वहां पर आप मास्क जरूर पहने, हाथों को अच्छी तरह से धोना और सैनिटाइज करना, बस यही सब सावधानियां। इसके अलावा कोई नई तरह की सावधानियां नहीं है, जो पहले 2 साल से हम बातें करते आ रहे हैं वही, बट अपनी डायबिटीज को जरूर कंट्रोल में रखें। बिल्कुल, देखिए सावधानियां वही हैं, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ वेरिएंट बदला है, म्यूटेंट बदला, और यही वजह है कि लोगों में अब फिर से नए सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये नया वेरिएंट है, कुछ नया करना है। लेकिन एक बार फिर से हम सभी के सवालों का जवाब दे दें कि कुछ भी नया नहीं करना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, और इसके साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो सवाल है लोगों के मन में, जो इस वक्त तमाम लोग जानना चाह रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।